एक थे जगई और उनकी गर्लफ्रेंड थी मगई। ठीक है। जगई मगई से बोले कि मगई मुझे एक किस दे दो। मगई बोली नहीं, जब तक शादी नहीं करोगे तब तक मैं किस नहीं देने वाली हूँ। अब मगई का ये जवाब सुन कर जगई बेचारे परेशान हो गए और मुंह लटकाए पहुँच गए चौराहे पे। वहाँ अपने दोस्तों से मिले जो कि उस समय हुक्का पी रहे थे, हुक्का पीने वाले उनके दोस्त थे। तो वहाँ सारी समस्या बताए, भैया ऐसे ऐसे बात है, मगई मुझे किसी नहीं दे रही है और जो बोल रही है कि पहले शादी करो। अब मेरे पास पैसा कौड़ी है नहीं, हम कैसे शादी कर लें। तो वहाँ पे उमर खयाम बैठे थे। बोले कि रुपये की चिंता तुम मत करो, सारी रुपया मैं दूंगा, मेरे पास बहुत रुपया है। उमर खयाम की रुपये से याद कर लीजिए। ठीक है, सारा रुपया मैं आपको दूंगा और आप शादी के लिए तैयारी करिए। जब शादी के लिए पैसों की व्यवस्था हो गई तो जगई आए, अपने नए पुराने जितने अकबर अशोक के काल तक के जितने रिश्तेदार हो सकते थे सारे रिश्तेदारों को उन्होंने न्योता दे दिया कि भैया हम ब्याह करने चल रहे हैं, भाई खुशी का बात है, जितने रिश्तेदार आ जाए उतने ठीक है। तो सारे रिश्तेदारों को न्योता दे दिए और बुला लिए। अब शादी का दिन है, एकदम ढोल नगाड़ा बज रहा है, लाइट जल रही है, अपना छुरछुरी लिए लोग जा रहे हैं ताल और प्रकाश के साथ। द्वारिक चार पे चले गए ने, वहाँ पे द्वारिक चार हुआ। उसके बाद क्या हुआ, फिर प्रारब्ध होता है। किसका प्रारब्ध होता है, शादी का। प्रारब्ध से प्रारंभ याद कर लीजिएगा। ठीक है, शादी प्रारंभ होती है तो किसके सामने शादी प्रारंभ होती है, तो हर पार्वती की जो है फोटो रखी हुई है मूर्ति, उसी के सामने जो है इनकी शादी हो रही है। हर पार्वती के सामने जब शादी हो गई तो फिर लोग इनको जो है असीम जीवन का आशीर्वाद देके सब लोग इनको बहुत बहुत बधाई दिए कि आप जो है खुश रहिए जीवन में, आपका जीवन बहुत ही अच्छे से बीते, ये सारे आशीर्वाद दिए। अब जब सब लोग आशीर्वाद दे दिए तो क्या हो गया, जगई और मगई का जीवन सह अस्तित्व में बदल गया। मतलब अब जिन दोनों का जीवन एक साथ होने वाला है दोस्तों। उसके बाद ये एक अल्हड़ यौवन से भरपूर एक नववधु पा गए। कौन, जगई मगई के रूप में एक अल्हड़ यौवन से भरपूर नववधु पा गए। और फिर जब देखो, जब शादी हो जाती है, जब बीवी आ जाती है तो फिर क्या होता है, सुहागरात होता है। अभी लोग सुहागरात मना रहे हैं, सुहागरात मनाने जा रहे हैं। तो सुहागरात ये लोग कहाँ मना रहे हैं वो दृश्य देखिए। कमल का बिस्तर है और चंद्रमा का प्रकाश जल रहा है। चंद्रमा रूपी प्रकाश और कमल रूपी बिस्तर पर ये लोग अपना सुहागरात मनाने जा रहे हैं। झरना और प्रकृति का जो वातावरण का जो संगीत है, जो म्यूज़िक है, झरना और प्रकृति से उत्पन्न जो म्यूज़िक है वो ये लोग उसके साथ अपनी ये सुहागरात मनाने जा रहे हैं। अब सोचिए, ऐसा जब सुहागरात होगा कि कमल का बिस्तर होगा, चंद्रमा की प्रकाश होगा और झरना और प्रकृति का संगीत होगा, तो उस समय जो तूफान आने वाला है वो कितना ताकतवर तूफान होने वाला है, आप लोग कल्पना कर सकते हैं। दोस्तों ये था ट्रिक। ठीक है, ऐसे ही ट्रिक मैं आधुनिक कलाकार के जितने भी कलाकार मैं पढ़ाऊँगा सभी के साथ ऐसे ही कुछ ट्रिक के साथ आपको आधुनिक कला पढ़ाने वाला हूँ। अब दोस्तों हम लोग असित कुमार हलदार के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ते हैं। ये तो ट्रिक था आप लोगों को जो बताने के लिए, क्योंकि ज़्यादातर लोग भाग जाते हैं, थोड़ा देखते हैं उसके बाद कहते हैं कि अरे हम तो पढ़े हैं। दोस्तों आप लोग पढ़े ज़रूर हैं, लेकिन जैसा मैं पढ़ा रहा हूँ वैसा पूरे यूट्यूब चैनल पर कोई नहीं पढ़ाया है। अगर कोई पढ़ाया हो तो मुझे वीडियो भेज दीजिए और मैं अपना यूट्यूब चैनल बंद कर दूंगा, अगर कोई इतना अच्छे से इन आधुनिक कलाकारों को कोई अगर पढ़ाया होगा तो। चलिए दोस्तों, हम लोग असित कुमार हलदार को फिर से शुरू से पढ़ते हैं और बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। असित कुमार हलदार, अवनीनाथ टैगोर, नंदलाल बसु, छितिनलाल मजूमदार ये ऐसे कलाकार हैं जो कला की हर परीक्षाओं में इनके 1 से 2 प्रश्न जरूर से ज़रूर आते हैं दोस्तों। आप इनको इग्नोर नहीं कर सकते हैं, इसलिए मैं आपको ये वीडियो दे रहा हूँ कि आप 1-2 बार इसको पढ़ लीजिए, सुन लीजिए, फिर आपको इनको रटने की ज़रूरत नहीं होगी, भूलेंगे नहीं आप इनके चित्रों को, इनके बारे में। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं, बहुत ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग पढ़ते हैं। तो असित कुमार हलदार का जन्म कब हुआ, 1890 में। असित कुमार हलदार का जन्म 1890 में हुआ और इनकी मृत्यु 1964 ईस्वी में हुई। कहाँ हुई, लखनऊ में। इनका जन्म कहाँ हुआ, असित कुमार हलदार का जन्म द्वारिका नाथ टैगोर मार्ग पर कलकत्ता में हुआ
था। असित कुमार हलदार का जन्म कहाँ हुआ? द्वारिका नाथ टैगोर मार्ग पर कलकत्ता में हुआ। उनकी कला शिक्षा, असित कुमार हलदार की कला शिक्षा कहाँ हुई? तो 16 वर्ष की आयु में कलकत्ता कला विद्यालय से अवनींद्र नाथ टैगोर के निर्देशन में हुई। दोस्तों, असित कुमार हलदार जो थे वो अवनींद्र नाथ टैगोर के क्या थे? भांजे थे। तो इसलिए स्वाभाविक सी बात है इनकी कला शिक्षा उन्हीं के साथ होने वाली थी, कलकत्ता में ही होनी थी। ठीक, तो इन्होंने 16 वर्ष की आयु में कलकत्ता कला विद्यालय से अवनींद्र नाथ टैगोर के निर्देशन में कला की शिक्षा ग्रहण की। असित कुमार हलदार ने इन्होंने भास्कर शिल्प कला की शिक्षा किससे ली? भास्कर या शिल्प कला की शिक्षा किससे ली? तो लियोनार्ड जेनिंग से ली। ठीक है, असित कुमार हलदार ने भास्कर या शिल्प कला की शिक्षा किससे ली? तो लियोनार्ड जेनिंग से। ठीक है, अब हम लोग जो है आगे देखते हैं कि गुफाओं के चित्रों की प्रतिलिपियां, इन्होंने जो है किन किन गुफाओं के चित्रों की प्रतिलिपियां बनाई हैं। दोस्तों, असित कुमार हलदार ने 3 गुफाओं के चित्रों की प्रतिलिपियां बनाई हैं। पहला है अजंता की गुफा, दूसरा है जोगीमारा गुफा और तीसरा है बाघ गुफा। अजंता गुफा के जो चित्रों की प्रतिलिपियां है उसको इन्होंने कब बनाया? तो 1911 में बनाया। ये 1911 में अजंता के चित्रों की प्रतिलिपियां इन्होंने तैयार की। ठीक है, ये किसके सानिध्य में की है? तो ये लेडी हरिंघम के साथ जो है इसमें शामिल थे। और 1914 में समरेंद्र नाथ गुप्त के साथ जोगीमारा गुफा के चित्रों की अनुकृतियां इन्होंने तैयार की थी। 1914 में कहाँ की प्रतिलिपियाँ तैयार की थी? तो जोगीमारा गुफा के चित्रों की प्रतिलिपियाँ तैयार की। और 1921 में नंदलाल बसु और समरेंद्र नाथ गुप्त के साथ मिलकर इन्होंने बाघ गुफा के प्रतिलिपियाँ तैयार की। दोस्तों, इनका जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आएगा, जो आ सकता है, वह है कि कौन सा कलाकार सबसे ज़्यादा गुफाओं के चित्रों की प्रतिलिपियाँ तैयार किया? तो उसमें भी असित कुमार हलदार का नाम आएगा। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, आप इसको याद कर लीजिएगा और इसको लिख लीजिए कहीं पे बाकायदा। यह तो हमारा वीडियो तो रहेगा ही यूट्यूब पे, आप लोग बार बार देखेंगे, आपको अपने आप ही याद हो जाएगा। दोस्तों, जो अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, अगला पॉइंट है कि 1924 ईस्वी में यह जयपुर कला विद्यालय के प्राचार्य बने तथा उसके बाद 1925 ईस्वी में इन्हें प्राचार्य के रूप में लखनऊ कला विद्यालय भेज दिया गया। अर्थात 1925 में ये लखनऊ कला विद्यालय के प्राचार्य बन गए और तब से लेकर जब तक इनका पूरा कार्यकाल था लखनऊ कला विद्यालय में ही ये रहे, वहीं पे इन्होंने बंगाल शैली का प्रचार प्रसार किया। 1964 में लखनऊ में ही इनकी मृत्यु हो गई। 1964 में ही लखनऊ में इनकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, इन्होंने कॉस्मिक पेंटिंग या ब्रह्मांडी कला पर आधारित चित्र भी बनाए। अवनींद्र नाथ ने, असित कुमार हलदार ने कॉस्मिक पेंटिंग या ब्रह्मांडी कला पर आधारित चित्र भी बनाए। सॉरी, अवनींद्र नाथ हो गया था, असित कुमार हलदार। असित कुमार हलदार ने कॉस्मिक पेंटिंग या ब्रह्मांडी कला पर आधारित पेंटिंग भी बनाए। दोस्तों, इनके लिए जो सबसे और महत्वपूर्ण है कि असित कुमार हलदार ने कला के क्षेत्र में कई प्रयोग किए। इन्होंने जल रंगों, तैल रंगों, टेम्परा रंगों तथा पेस्टल रंगों में भी चित्रण कार्य किया। ठीक है, इन्होंने लगभग सभी विधाओं में काम किया। जल रंग में भी काम किया, तेल रंग में भी काम किया, टेम्परा माध्यम में भी काम किया, पेस्टल रंगों में भी काम किया। सभी चीज़ों में इन्होंने लगभग काम किया था। और लेकिन जो इनकी सबसे प्रमुख प्रसिद्धि रही है, जो जिस विधा के ये जन्मदाता माने जाते हैं, वो थी लैक्सेट पद्धति। इन्होंने लकड़ी पर लाख की वार्निश करके टेम्परा विधि में चित्रण की एक विशेष तकनीकी विकसित की, जिसे लैक्सेट पद्धति या लेकर पद्धति कहा जाता है। ये पूछा जा सकता है कि लैक्सेट पद्धति के जन्मदाता कौन है? तो असित कुमार हलदार हैं। अब अगला जो पॉइंट है वो है वर्तमान में इलाहाबाद संग्रहालय में हलदार भवन में इनके कई चित्र संग्रहित हैं। किसके? असित कुमार हलदार के कई चित्र इस समय इलाहाबाद संग्रहालय में संग्रहित हैं। दोस्तों, ये पॉइंट बड़े अच्छे से आप याद कर लीजिएगा, लैक्सेट पद्धति वाला ये प्रश्न बराबर पूछता है। ठीक है, और इस पे जो है ये जो चित्र बना था
लैक्सिट पद्धति में वो क्या था, चौराहे पर जो चित्र है वो लैक्सिट पद्धति पर बना हुआ है इनका, जो हम लोग अभी आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे पॉइंट हम लोग देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है असित कुमार ने प्रारंभिक दौर में भित्ति चित्रण किया था। असित कुमार ने प्रारंभिक दौर में भित्ति चित्रण किया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। पता लगा कि पूछ लिया कि निम्न में से कौन सा कलाकार भित्ति चित्रण भी किया है, और उसमें असित कुमार हलदार का नाम भी दे दिया जाए और 3-4 कलाकारों का और भी नाम दे दिया जाए जो भित्ति चित्रकार नहीं हैं। तो अगर आपको ये नहीं पता है कि असित कुमार हलदार भी भित्ति चित्रण किए हैं कभी, तो कन्फ्यूज हो जाएंगे और प्रश्न आप गलत कर बैठेंगे। इसलिए इस पॉइंट को ज़रूर से ज़रूर याद कर लीजिएगा कि असित कुमार हलदार भी प्रारंभिक दौर में भित्ति चित्रण का कार्य किए थे। चित्र कृष्ण का रासलीला, ये जो कृष्ण का रासलीला वाला चित्र है, ये वाला, जिसे जाज पंचम के स्वागत में बनाए गए पंडाल के लिए नंदलाल बसु और के वेंकटप्पा के साथ मिलकर असित कुमार हलदार ने बनाया। इसका प्रश्न आ सकता है कि जाज पंचम के स्वागत में बनाए गए पंडाल के लिए चित्र नंदलाल बसु और के वेंकटप्पा के साथ और किस कलाकार ने या असित कुमार हलदार ने कौन सा चित्र बनाया, तो उसमें कृष्ण और का रासलीला वाला चित्र उसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है जो आ सकता है वह है कि 12 वर्ष की उम्र में असित कुमार हलदार ने कौन सा चित्र बनाया। तो 12 वर्ष की उम्र में महाभारत के प्रसंग पर आधारित द्रोणाचार्य द्वारा अर्जुन को धनुर्विद्या का दान चित्र ये असित कुमार हलदार ने बनाया था। ठीक है दोस्तों, अगला जो पॉइंट है वह है असित कुमार ने बुद्ध के जीवन से संबंधित 30 चित्रों की श्रृंखला बनाया। ठीक है, असित कुमार हलदार ने महात्मा बुद्ध के जीवन प्रसंगों से संबंधित 30 चित्रों की श्रृंखला बनाई। ये बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद एक महत्वपूर्ण पॉइंट और है, वो है इन्होंने मेघदूत तथा ऋतु संहार का बांग्ला भाषा में अनुवाद किया। किसने? असित कुमार हलदार ने। असित कुमार हलदार ने ऋतु संहार मेघदूत का बांग्ला भाषा में अनुवाद किया। ये सारे पॉइंट दोस्तों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप इन्हें एकदम अच्छे से रट लीजिए, अपनी कॉपी में नोट्स बना लीजिए, क्योंकि इतने बेहतरीन नोट्स आपको किसी भी यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलने वाले हैं दोस्तों। इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। दोस्तों मेरा मोबाइल नंबर है 9702959706। इस पर आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, अपना नाम लिख दीजिए वहाँ पे और नीचे TGT आर्ट या PGT आर्ट डाल देंगे, तो मैं आपको अपने ग्रुप में, जो मेरा ग्रुप है सूर्य क्लासेस का, उस पर आपको जोड़ दूंगा और वहाँ पे आपको लगातार आपको PDF नोट्स भी मैं प्रोवाइड कराऊंगा। आप जैसे ही हमारा YouTube चैनल 1000 सब्सक्राइबर पूरा होगा तो मैं लाइव क्लास शुरू करने वाला हूं, जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों चलिए हम आगे शुरू करते हैं। आगे क्या पढ़ना है हमको? आगे है असित कुमार हलदार की प्रमुख पुस्तकें। असित कुमार हलदार की प्रमुख पुस्तकें कौन कौन सी है? आर्ट एंड ट्रेडिशन, आवर हेरिटेज इन आर्ट, हमारी कला विरासत, कला ललित कला की धारा, रूपदर्शिका, इंडियन कल्चर एट ग्लांस और गौतम गाथा। ये इनकी जो है कुछ किताबें हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इन किताबों को आप जो है 4-5 बार पढ़ेंगे तो अपने आप याद हो जाएंगे। हमारे वीडियो को देखते रहेंगे तो ये याद हो जाएंगी। आर्ट एंड ट्रेडिशन, आवर हेरिटेज इन आर्ट, हमारी कला विरासत, ललित कला की धारा, रूपदर्शिका, इंडियन कल्चर एट ग्लांस और गौतम गाथा, ये हैं असित कुमार हलदार की प्रमुख पुस्तकें। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग बढ़ते हैं इनके प्रमुख चित्रों की तरफ। जो हम लोग पहले ही देखे थे वो आपको ट्रिक के माध्यम से बताया था, लेकिन वो वैसे ही बताया था शुरू में। अभी मैं यहाँ आपको प्रॉपर ढंग से इसको पढ़ाने वाला हूँ। इनके चित्र दोस्तों, कलाकारों के चित्र ज़्यादा आते हैं और वो चित्र आपको याद रखने हैं बहुत अच्छे से। जैसे मैंने बताया था कि जगई और मगई दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, तो यहाँ जगई मगई असित कुमार हलदार का एक चित्र है। अब जगई और मगई को जब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना दिए तो जगई मगई से बोले कि मगई मुझे किस दे दो। भाई हर बॉयफ्रेंड जो है अपनी गर्लफ्रेंड से उम्मीद यही करता है।
तो जगई भी अपने मगई से ये उम्मीद कर रहे थे कि उसे किस दे, उसके साथ जो है फ्लर्ट करे, तमाम चीज़ें जो होती हैं अपना। तो मगई बोली देखिए, मगई संस्कारी लड़की निकली। मगई बोली देखिए जगई ऐसा है, जब तक शादी ब्याह नहीं करोगे तब तक मैं जो है कुछ करने वाली नहीं हूँ, तुम कितनों हाथ पैर पटक लो। अब बेचारा ये जगई परेशान निकला, घर से गया चौराहे पे। चौराहे पर गया तो चौराहे पर गया से जो है इनका जगई मगई चित्र हो गया। उसके बाद चौराहे पर चित्र हो गया। जब चौराहे पर गया तो वहाँ पे इसके जो दोस्त लोग थे वो हुक्का पी रहे थे। अब जो गरीब होता है, गरीबों के दोस्त कौन होते हैं? गरीबों के दोस्त गरीब होते हैं। ज़्यादातर आप देखेंगे हुक्का गांजा दारू गरीब लोग ही पीते हैं। तो चौराहे पर चले जाइए, देख आपको मिल जाएंगे बहुत सारे लोग जो है चौराहे पर। कुछ लोग पी के एकदम टुल्लो गिरे हुए हैं, कहीं पे हुक्का चढ़ा हुआ, कहीं पे गांजा चढ़ा हुआ है, कहीं पे बीड़ी सिगरेट, ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। तो जगई के जो मित्र थे हुक्का पीने वाले, वो लोग बैठे हुए अपना हुक्का पी रहे थे। तो गए, सारी समस्या बताए, सारी समस्या बताए कि ऐसे ऐसी बात है, मगई जो है ऐसे कह रही थी। तो फिर उमर खयाम वहाँ पे बैठे थे। उमर खयाम की रुपाइयाँ इनकी एक रचना है, उसके आधार पे जो है आप लोग ये रुबाइयाँ हैं, रुपाइयाँ जो भी है। तो उमर खयाम बोले अरे तुम पैसे काहे चिंता कर रहे, रुपए मेरे पास बहुत हैं। रुपया इसलिए लिख दिया है जो है कि आप जो है रुपया रुपया से रुपया जो है आप दिमाग में बैठा लीजिएगा, ठीक है। तो उमर खयाम की रुपये से उमर खयाम बोले रुपयों की चिंता तुम बिल्कुल मत करो, मैं तुमको पैसे दे रहा हूँ, तुम ब्याह करो, मेरे पास बहुत पैसा है। तो जगह खुश हो गए। तो उन्होंने जो है उस खुशी में अपने नए पुराने जितने रिश्तेदार थे, ठीक है, जितने रिश्तेदार थे नए पुराने से हो गए नए पुराने, इनकी चित्र है। उसके बाद जो है कुणाल व अकबर, कुणाल व अशोक, मतलब अशोक काल तक के जितने इनके नए पुराने रिश्तेदार थे सभी को ये जो है निमंत्रण दे दिए, सभी को अपने शादी में बुला लिए। अब बारात घर से चली गई, गई मगई के यहाँ द्वार चार लगा है। द्वार चार पे क्या होता है, बिंजू बाजा ढोल ये सब बजता रहता है। और कुछ लोग आप सामने अपना वो जो छुरछुरी वाला होता है जो लाइट देता है उसको जलाते हुए, पटाखा छुड़ाते हुए, अपना सरक बाम छोड़ते हुए निकलते रहते हैं। ठीक, कुणाल अकबर वाला हो गया, ताला और प्रकाश जलाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और जब द्वार चार हो गया, अब क्या होगा, द्वार चार होगा तब शादी का प्रारंभ होगा, शादी की शुरुआत हुई, प्रारब्ध हो गया, ठीक है। शादी शुरू हो गई, शादी शुरू हुई तो शादी किस देवता को साक्षी मान के हो रहा है, हर पार्वती ना, शिव पार्वती के सामने जो है इनकी शादी हो गई। जब शादी हो गई तो जो उनके सगे संबंधी थे वो सब लोग आए, आशीर्वाद दिए। क्या आशीर्वाद दिए, असीम जीवन का आशीर्वाद दे दिए। अब जब आशीर्वाद दे दिए, शादी हो गया, तो इन दोनों का जगई मगई का क्या हो गया, सह अस्तित्व हो गया। पति पत्नी का जो अस्तित्व होता है एक साथ होता है हमेशा। अर्धनारीश्वर इससे माना जाता है, जैसे अर्धनारीश्वर शिव को माना जाता है वैसे पति पत्नी भी दो जो है जिसमें एक जान हो जाते हैं। तो ये इस ढंग से ये लोग सह अस्तित्व हो गया। उसके बाद अब क्या हुआ, सह अस्तित्व के बाद फिर इनको एक अल्हड़ यौवन से भरपूर, जो कि कभी किसी को नहीं दी थी, ऐसी लड़की इनको मिली है। अल्हड़ यौवन से भरपूर एक नववधु मिली है, किसको, जगई को, मगई के रूप में। अब इनको यहाँ से ये सारी चीज़ें याद कर लीजिए। ये देखिए सब हट गया था। असीम जीवन शास्त्रित्व अल्लाह यौवन से भरपूर इनको नववधु मिल गई। अब नववधु मिलने के बाद क्या हुआ, अब सुहागरात में देखिए जिसके बीवी मिल गई, शादी हो गई, तो अगला कार्यक्रम यही होता है कि सुहागरात मनाएगा। अब सुहागरात मनाएगा तो सुहागरात कहाँ मनाएंगे, अब इन लोगों ने सुहागरात मनाने का जो डिसाइड किया है वो है कि चंद्रमा का प्रकाश होगा, मतलब पूरा खुला वातावरण होगा, चंद्रमा का प्रकाश होगा और कमल का विस्तर होगा। देखिए कितना खूबसूरत जो है सुहागरात होने वाला जो दृश्य है, कितना मनोरम होने वाला है कि चंद्रमा का प्रकाश होगा और कमल का बिस्तर होगा और झरना और प्रकृति से निकली हुई आवाज़ों का संगीत होगा। झरना और प्रकृति से निकली हुई आवाज़ से जो है, जो कलकल की आवाज़ है, चिड़ियों की कौतूहल का आवाज़ है, वो सारी ध्वनियों से भरपूर एक आवाज़ होगा जो कि संगीत होगा उस समय। तो द फ्लेम ऑफ म्यूज़िक होगा, ये समझ लीजिए। सोचिए जो इतना मनोरम जहाँ दृश्य होगा, तो उस समय जो सुहाग रात में जो तूफान आने वाला है उसकी ताकत क्या होगी, उसकी शक्ति क्या होगी, आप अंदाज़ा लगा सकते हो, केवल कल्पना कर सकते हो। जो लोग शादीशुदा हैं वो तो जो है समझ सकते हैं, जो नहीं शादीशुदा है लोग
लोग हैं जिसकी शादी नहीं हुई है वो कल्पना कर सकते हैं, वो कल्पना अपना कर ले। देखिए ये सारी चीज़ें ट्रिक्स जो है ये आपको थोड़ा जो है याद करने के लिए ट्रिक के रूप में, इसको बहुत ज़्यादा अपने दिल पे मत लीजिएगा, बाकी पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दीजिए। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा ट्रिक। इस ट्रिक को एक बार हम बहुत तेज़ी से सरसरी निगाह में देख लेते हैं। जगई मगई प्रेमी प्रेम क्या थे, जगई मगई से जो है किस मांगा, जग मगई ने किस नहीं दिया, तो मुंह लटका के जगह चौराहे पर गया, चौराहे पर हुक्का पीने वाले उनके दोस्त थे, तो उन्होंने उनसे सारी समस्या बताए अपनी। तो हम उमर खैयाम बोले कि रुपयों की चिंता तुम मत करो, सारे रुपये की व्यवस्था मैं कर दूंगा। जब रुपये की व्यवस्था हो गई तो जगई अपने सारे नए पुराने दोस्तों को जो है अशोक के कालीन तक, अकबर के समय तक के जितने रिश्तेदार थे सबको जो है बुला लिया, सबको बुला लिया। और उसके बाद फिर ताल और प्रकाश के साथ इनका द्वारिक चार हुआ। गए शादी में, वहाँ पे शादी प्रारंभ हुई। हर पार्वती के सामने इनकी शादी हुई। सगे संबंधी आके असीम जीवन के इनको आशीर्वाद दिए। फिर इन दोनों का अस्तित्व एक साथ हो गया। फिर अल्हड़ एवं से भरपूर इनको नववधु मिल गई। फिर चंद्रमा का प्रकाश और कमल का विस्तर से युक्त झरना और प्रकृति से गुंजायमान संगीत के बीच में इनकी सुहागरात हुई। और उस सुहागरात में जो तूफान की शक्ति आने वाली थी वो कि बहुत ही भयानक थी। तो ये रहा ट्रिक दोस्तों। ऐसे ही दोस्तों ट्रिक्स मैं आधुनिक कलाकारों के सारे जितने उनकी रचनाएं, जितनी उनकी कलाकृतियां हैं, मैं सब आपको ऐसे ही मज़ेदार ट्रिक के माध्यम से रटाने वाला हूं। आप एक बार पढ़ लेंगे, 2 बार इसको सुन लेंगे, 1-2 बार, तो आपको आप लिख भी सकते हैं। आप जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ इसको आप कॉपी में लिख लीजिए, 1-2 बार पढ़ लेंगे तो और मज़ा आ जाएगा। बाकी आप ऐसे भी कर सकते हैं। आप 1-2 बार में पढ़ लेंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको फिर इसको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि हम जो है फिर से असित कुमार हलदर को उनकी रचनाओं को पढ़ें। ठीक है दोस्तों, ये इतना इफ़ेक्टिव है। जब से मैं इसको बनाया हूँ ट्रिक, तब से मुझे इनको बहुत रटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कभी मुझे लगभग कोई भी कभी पूछ लेता है तो मैं बता दूंगा, अच्छा ये फला चित्र फला का है। ठीक है, ये इतना इफ़ेक्टिव मेथड है, ये ट्रिक है दोस्तों। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जुड़े रहिए और रोज़ाना हम आपके लिए वीडियो बनाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग इतनी देर तक बने रहे। नमस्कार।